फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कॉपी पेन में हूँ, एक्चुअली घर में नहीं हूँ, बोर्ड नहीं है मेरे पास इस समय, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे भी उतना ही अच्छा आपको समझा पाऊँगा जितना मैं पहले करता था बोर्ड के साथ। अगर आप टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आप सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये 3 चैप्टर हैं, सेट, रिलेशन और फंक्शन, यानी कि समुच्चय, संबंध और फलन, तो परीक्षाओं में विभिन्न सालों के अगर प्रश्न पत्र देखते हो तो 7 से 10 प्रश्न आपको इन 3 चैप्टर से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान यूनिट है, बहुत ही आसान चैप्टर हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, फिर आप इसके प्रश्न चुटकियों में हल करेंगे। और कोशिश करूँगा कि जब आप सेट, रिलेशन और फंक्शन ये जब मैं ख़त्म करूँ 2-3 दिनों में, उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगी सर ने कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, ये चैप्टर वास्तव में बहुत आसान है। सेट क्या होता है? जैसे कि लिखा हुआ है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड वर्ड है, बहुत ही मीनिंगफुल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अवयव क्या होते हैं? तो चलिए हम लोग एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अंक की सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, एक अंक की सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो एक अंक की सम संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखिए 2, 4, 6, 8, 10 तो 2 अंकों का हो जाएगा। तो अब ये एक अंक की सम संख्याएं हो गई, और इनका समुच्चय अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से मझले कोष्ठक में आप इसको बंद कर दोगे। जैसे आपसे कहते एक अंक की विषम संख्याओं का समुच्चय, तो 1, 3, 5, 7, 9 हो जाता, और इसको आप इस तरीके से जब बंद कर देते तो ये समुच्चय हो जाता। इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो ये ए हो गया, इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ये क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए ये मैंने निकाला है एक अंक की सम संख्याओं का समुच्चय, तो भी यही आएगा। आप निकालोगे तो भी यही आएगा, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति निकालेगा तो भी यही आएगा, चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो। तो ये क्या है? ये सुपरिभाषित है। ये जो स्टेटमेंट हमने बोला, जो कथन बोला, ये सुपरिभाषित है कि एक अंक की सम संख्याओं का समुच्चय, तो वही आंसर ही आना है। मतलब इसकी और कोई परिभाषा हो नहीं सकती, इसका और कोई आंसर हो नहीं सकता। लेकिन अब सपोज करिए आपसे मैंने कहा कि एक अंक की ऐसी संख्याएं लिखिए जो शुभ संख्याएं हो। शुभ संख्याएं, जैसे नहीं लोगों का एक भ्रम होता है या उनकी मान्यता होती है कि कुछ अंक उनके लिए बहुत शुभ हैं। तो अब आपसे कहा जाएगा तो आप कहोगे कि भाई हमारा 1 शुभ अंक है, 2 है और 9 है। आपने तो ये लिख दिया। हो सकता है आपका मित्र कहे नहीं 2 तो ठीक है, लेकिन मेरा शुभ अंक 3 और 7 है। हो सकता है तीसरा व्यक्ति कहे 4, 6 और 8 मेरा शुभ अंक है। तो यहाँ पर जो आंसर मिल रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर फिक्स आंसर थे, इसलिए ये सुपरिभाषित था। लेकिन ये सुपरिभाषित नहीं है, ये व्यक्ति बदल जाने पर उत्तर बदल जा रहा है, इसलिए इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और ये समुच्चय हो गए। तो इतना समझ गए होंगे। और चूँकि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा डीप में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके 2 होते हैं, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका तालिका विधि। क्या बोलते हैं? तालिका विधि, यानी समुच्चय को लिखने के तरीकों की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सारणी विधि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सारणी विधि भी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो इसको बोल देते हैं रोस्टर। क्या बोल देते हैं? रोस्टर मेथड, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम बोलें दूसरा तरीका क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ था ये सब तालिका विधि में था। मतलब इस तरीके से एक मझले ब्रैकेट के अंदर सारे अवयवों को लिख दिया जाए तो वो तालिका विधि है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, इसको आप ध्यान से देखिए, ये वाला ये क्या था? एक अंक की सम संख्याओं का समुच्चय था, तो इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये तालिका विधि हो गई। लेकिन अब इसको अगर हम इस तरीके से लिख देते a = x सच एज x, है ना, इसको तो समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। a = x सच एज x, है ना, और इसको हम लिखते एक सम संख्या, एक अंक की सम संख्या, ठीक है।
यहाँ पर एक फार्मूला टाइप बना दिया हमने और जो है इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसका दूसरा तरीका और भी हो सकता था। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था x सच एज x इक्वल्स टू 2n, है ना, और जहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 से बराबर है या 1 से बड़ी है और 2 चौको 8, 4 से बराबर है या 4 से छोटी है। क्योंकि n की वैल्यू जैसे 5 रख दोगे आप यहाँ पर, n की वैल्यू जैसे ही आप 5 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 अंक की नहीं रह जाएगी। इससे हम देखो दोबारा फिर वापस आएँ तो देखिए इसका मतलब क्या है, x सच एज x, इसका मतलब क्या है, x इस तरीके से है कि x का मान 2n के बराबर है और n का मान क्या है, वो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। जब n का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, n का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा 4, n का मान 3 रखोगे तो क्या आएगा 6 और 4 रखोगे तो 8 और 4 क्या आएगा, आपको जाना नहीं है। तो ये मेथड जो होता है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड और इसको हम बोलते हैं तालिका विधि, सारणी विधि या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न है इस तरीके से आपको लिख के दे दिया गया। अब आपसे कहेंगे इसके अवयव बताइए, यानी एक तरीके से आपसे कह रहे हैं कि इसको तालिका विधि में लिखिए, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखिए। तो ये क्या कह रहे हैं, x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इस कंडीशन से निकाली जा सकती है, ये जो भी कंडीशन दी गई है। अब ये कंडीशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसको हल करने पर जो भी निकल के आएगा वो x के मान होंगे। तो अब आप इसको जब हल करते हो x² - 5x + 6 = 0, तो ये आपको मिलेगा x², है ना, और आपका क्या मिल जाएगा, -3x - 2x फैक्टर कर रहे हो ना, +6 = 0। यानी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में x - 3 और एक ब्रैकेट में x - 2 आएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 3 और 2। इसका मतलब इसको हल करने पर आपको क्या मिल रहा है, 3 और 2 मिल रहा है। तो बस ये कहने का मतलब यही है कि x का मान क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब इसे आपको तालिका विधि में लिखना है तो 3, 2 लिख दोगे। आप प्रश्न कैसे बनाएंगे, प्रश्न आपको ऐसे देंगे, a = ऐसा दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, सपोज मान लीजिए ऑप्शन नंबर A होगा, आपसे लिखा होगा 3 बिलोंग्स टू A। ऑप्शन नंबर B लिखा होगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन C लिखा होगा 5 बिलोंग्स टू A और ऑप्शन D लिखा होगा 6 बिलोंग्स टू A। अब इस बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ 3 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब जो सेट A है उसको 3 बिलोंग करता है, यानी 3 उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। तो बताइए ये सेट A था, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिली क्या, ये 3 और 2 मिली। अब ये बताइए ये जो सेट A है वही सेट ये भी है A, बस ये सेट बिल्डर फॉर्म में था और ये रोस्टर फॉर्म में है। तो अब आप देखिए कि क्या A के अंदर 3 पाया जाता है, पाया जाता है। और अगर पाया जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है। ये वाला तो नहीं सही होता। क्यों नहीं सही होता, क्योंकि 3 A के अंदर नहीं है। इसका कहने का मतलब है 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो A के समुच्चय में नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि ये बात गलत है, इसलिए हमारा गलत होता। 5 बिलोंग्स टू A, तो भैया इसको जब आपने हल किया पूरा और सेट निकाला, तालिका विधि में लिखा, तो 5 इसका कोई अवयव है ही नहीं, जबकि ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न हो सकता है, बना भी दें, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं। देखिए कह रहे हैं शब्द बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए, यानी बेटर शब्द में जो जो अक्षर प्रयोग हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, उनका समुच्चय लिखना है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप समुच्चय लिख रहे हैं तो कोई भी अवयव सिर्फ एक बार आता है, दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे बेटर का बी लिया आपने, ठीक है, ई ले लिया, ये भी ठीक है, टी ले लिया, ये भी ठीक है, लेकिन इस वाले टी को आप नहीं लोगे क्योंकि एक बार टी आ चुका है। इस वाले ई को भी नहीं लोगे क्योंकि ये एक बार लिख चुके हो और ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आपका बेटर जो शब्द था उसके अक्षरों का समुच्चय हो गया। अब कोई चाहे तो इसे क्रम बदल के भी लिख सकता है, कोई चाहे तो ई, है ना, बी आर टी भी लिख सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इससे क्रम का कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद देनी है, याद रखनी है कि जो है समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है।
कह रहे हैं a बराबर इस तरीके से दिया है an सच एज n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो n की वैल्यूज़ होंगी वो नेचुरल नंबर हो सकती हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 से शुरू होता है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अच्छा, आपसे an+1 की वैल्यू दी है 3an, है ना, और a1 की वैल्यू साथ में दे दी है आपको 1। तो आपको इसे रोस्टर विधि से लिखना है। तो देखिए ये an की बात कर रहा है, an मतलब a1 a2 a3 a4 से लेके कहाँ तक? an तक। तो सबसे पहले आपको a1 तो दे दिया गया है, कितना? a1 दे दिया गया है 1, ठीक बात। अब अगर आप यहाँ पर n देखो, चूँकि n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n का पहला मान आप क्या रख सकते हो? 1 ही तो रख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है। जब आप n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है, इस जगह आप देखना। जब आप n बराबर 1 रखोगे तो a और 1 + 1 a2 हो जाएगा। a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 और a1 था, a1 क्या था भाई? n का मान 1 रखा है ना, तो 3a1, यानी ये हो जाएगा 3 और a1 की वैल्यू 1 है, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया? 3 हो गया a2 की वैल्यू। अब अगर हम a3 की बात करें, सॉरी a3 नहीं, n बराबर 1 रखा था तो आपको ये मिला। अब n बराबर यहाँ पर 2 रखो तो 2 1 3 a3 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? 3a2, n की जगह 2 रख रहे हो तो 3 और a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, देखिए निकल गई। तो इसको आप 3² लिख सकते हो। आप जब n बराबर 2 रख चुके हैं, अब n बराबर क्या रखोगे? एक बार 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 a4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3an, a और n बराबर रख रहे हो 3, तो 3a3, तो 3 और a3 की वैल्यू क्या है? 3² है, तो ये कितना हो जाएगा? 3³ हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप इसे देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की पावर 0 1 को लिख सकते हो कि नहीं? तो देखो, जब a1 है तो वो क्या है? 3 की पावर 0 है, a2 है तो 3 की पावर 1 है, a3 है तो 3 की पावर 2 है, a4 है तो 3 की पावर 3 है। अब सोचो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, जब an होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर n-1 होगी ना। देखो यहाँ जो होता है उससे पावर 1 कम होती है, 3 है तो यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ n है तो यहाँ पावर 3 की n-1 हो जाएगी। तो अब आप इसे समुच्चय निर्माण विधि से आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने उसे सेट A का नाम दे दिया और क्या लिखोगे? पहला अवयव 3 की पावर 0, दूसरा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ऐसे ही लास्ट में 3 की पावर n-1। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पहला अनुभव है, आप मैनेज करिए। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको आपने तालिका विधि से, ये देखिए ये आपने लिख दिया है। चलिए, तो आप तालिका विधि से और समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड से लिखना सीख गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से प्रश्न बनना शुरू होंगे, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 12 मिनट आपने बर्बाद नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट या नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। कुछ लोग वाइड सेट भी बोलते हैं, सब एक ही बात है, वाइड सेट बोलें या इम्पटी सेट बोलें, ठीक है, बात एक ही होगी। जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो। जैसे हम कह रहे हैं एक समुच्चय A है और इसके अंदर क्या आ रहा है? हम कह रहे हैं A के अंदर ऐसी संख्याएं लिखो जो 10 से बड़ी हों और 1 अंक की हों। हमने आपसे क्या कहा? ऐसी संख्याएं लिखो जो 10 से बड़ी हों और 1 अंक की हों। आप कहोगे सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 10 से बड़ी हो और 1 अंक की हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको कथन दिया, स्टेटमेंट दिया, उसमें जो आपको अवयव मिले वो कितने मिले? एक भी अवयव नहीं मिले। इसी को बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव मिले ही ना, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या ऐसे इस तरीके से। इसके अंदर कुछ रखेंगे नहीं, इसको भी हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं और इसको भी हम रिक्त समुच्चय ही बोलते हैं। रिक्त समुच्चय नल सेट क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया a = x सच एज आपको दिया गया है x² = 4, ठीक है, और आपको बता दिया गया x एक विषम संख्या, x एक विषम संख्या। अब आप देखिए ज़रा, आपको ये मेन चीज़ हल करनी है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो x = +-2 आएगा।
चाहे +2 लो चाहे -2 लो, ये विषम संख्या तो है नहीं। और ये कह रहे हैं कि a में ऐसे अवयव आएंगे कि x² = 4 को हल करो, है ना, और जो भी हो वो क्या हो, विषम संख्याएं हो, जबकि आपको मिल क्या रही है, सम। इसका मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन लगा दी कि x विषम होना चाहिए, जबकि आपको मिल क्या रहा है, सम। इसलिए ये क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है, कोई और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से, a = x सच एज x इज़ लेस देन x। अब देखिए ये बात इन्होंने कह दी। इसमें देखिए कह रहे हैं कि कोई सेट A ऐसा होगा जिसमें कौन से अवयव आएंगे, x एक ऐसा अवयव होगा जो खुद से छोटा होगा। कोई भी चीज़ खुद से छोटी कैसे हो सकती है? अगर x का मान 2 है तो 2 से छोटा हो, 3 से छोटा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। फिलहाल आप इतना समझ गए कि ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना मिले वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। उसके बाद अगला नंबर आता है एकल समुच्चय का। अगला नंबर किसका आता है, एकल समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल कितने अवयव हों, एक अवयव हो, कहलाएगा एकल समुच्चय। जैसे आपसे कोई कहे कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा समुच्चय लिखो ऐसी संख्याओं का कि जो सम हो और अभाज्य हो। भाई देखो, सम और अभाज्य ये तो आपको पता है कि केवल एक संख्या 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समुच्चय के रूप में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे। तो ये क्या है, ये एकल समुच्चय हो गया। यानी सम अभाज्य संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, वो एकल समुच्चय होगा, क्योंकि उसमें एक ही अवयव आपको मिल पाएगा आंसर के रूप में। इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एकल समुच्चय हो गया। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने इस तरीके से दे दिया, ऐसे लिख दिया, x सच एज x + 4 = 6, है ना। अब इसको जरा आप हल करो। x इस प्रकार से है कि उसको यहाँ से आंसर मिल रहा है, x + 4 = 6, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली, 2। तो आंसर में आपको क्या मिला, सिर्फ एक ही वैल्यू तो मिली, इसलिए ये भी क्या हो गया, इसलिए ये भी आपका एकल समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है, x सच एज x² - 6x + 9 = 0। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे, यानी x की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये x - 3 का होल स्क्वायर लिखा है बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। तो इसको जब समुच्चय के रूप में लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी एकल समुच्चय हो गया। तो आपको एकल समुच्चय समझ में आया, आपको रिक्त समुच्चय समझ में आया। इसमें कुछ था भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिक्त और एकल समुच्चय समझने के बाद, एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। देखिए फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, गिनी जा सके, सीमित हो, वो फाइनाइट सेट होगा। जैसे आपसे मैंने कह दिया कि आपसे मैंने कह दिया कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो आप इस तरीके से लिख दोगे, 2 से शुरू, 2, 3, 5, 7, फिर 11 आ जाएगी, लेकिन वो 10 से छोटी नहीं है, तो ये आपको मिल गया। ये क्या है, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना था, आपने लिख दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे कहता कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप लिखना शुरू कर देते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना। और जहाँ तक आप लिख सकते हैं ऐसे लिखते चले जाते। क्या ये कभी ख़त्म होता? ये नहीं ख़त्म होता। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल ना हो, अनंत तक जाती हो, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। और अगर फिक्स है, काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए
देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ a बराबर ये लिखा हुआ था। अब अगर आपसे कोई कहे Na बताओ, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A। तो वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A, यानी सेट A में जितने भी अवयव हैं उनकी काउंटिंग बताओ, 1 2 3 4, यानी Na बराबर कितना हो जाएगा 4। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B, तो क्या आप बता सकते थे बी में अवयवों की संख्या काउंट कर सकते थे? नहीं, क्योंकि जब अनंत तक जा रहा है तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आप दे सकते हो? इसका आंसर आप नहीं दे सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो Na Nb ये चीज़ क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल संख्या बोलते हैं। किसी भी सेट की कार्डिनल संख्या क्या है? उस सेट में अवयवों की संख्या को ही बोलते हैं हम लोग कार्डिनल संख्या। जैसे मान लीजिए x में इस तरीके से लिखा हुआ है A E I O U, तो nx क्या हो जाएगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपको 5 मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, समतुल्य समुच्चय। किसकी बात करते हैं? समतुल्य समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय, जैसे मान लीजिए a बराबर लिखा हुआ है 1 3 5 7 और b बराबर लिखा हुआ है 2 4 6 8। अब अगर हम यहाँ से Na निकालें तो क्या आएगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A 1 2 3 4, और Nb अगर हम निकालें तो भी क्या आएगा? 4 आएगा ना। इसमें भी अवयव कितने हैं? 4 ही हैं। तो अगर Na बराबर Nb है, देखिए जहाँ है भी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपके समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली समान नहीं है, लेकिन ये समतुल्य हैं क्योंकि इसमें भी 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम समान समुच्चय की, किसकी बात करते हैं? समान समुच्चय की, जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। जैसे a बराबर अगर लिखा हुआ है AEIOU लिखा हुआ है, तो b बराबर भी यही होना चाहिए AEIOU, तभी ये इक्वल होंगे, अन्यथा ये इक्वल नहीं होंगे। तो दो समुच्चय समान तब होते हैं जब उनके अवयव भी समान होते हैं, जब उनके अवयव भी एक जैसे होते हैं। हाँ, क्रम बदल सकता था, ये EIAOU ऐसे हो सकता था, क्रम बदल सकता था, अभी भी ये समान समुच्चय ही है, क्योंकि अवयवों का क्रम बदल गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवयव ही होने चाहिए। तो समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में क्या डिफरेंस है, ये बात आपको समझ में आई होगी। समतुल्य समुच्चय में हम देखते हैं कि अवयवों की काउंटिंग कितनी है। अगर दोनों अवयवों की काउंटिंग यानी अवयवों की संख्या बराबर है तो वो समुच्चय समतुल्य हैं, और अगर अवयव एक जैसे हैं बिल्कुल, तब वो क्या है? समान समुच्चय है। तो देखिए, हम समान समुच्चय को तो समतुल्य कह सकते हैं, लेकिन समतुल्य को समान नहीं कह सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, तो आप समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय भी समझ चुके हैं। चलिए, अब सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई सेट है आपके, एक सेट A है और एक सेट B है, इस तरीके से। अगर A के सारे अवयव B में पाए जाते हैं, मतलब A में कुछ होंगे 2 4 6 अवयव, वो सारे अवयव B में भी हों, तो हम कहेंगे कि जो A है वो सबसेट है किसका? B का, यानी A जो है वो B का उपसमुच्चय है। जैसे मान लीजिए A बराबर लिखा है 2 3 5 और B बराबर लिखा है 1 2 3 5 7 8, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, A के सारे अवयव B में पाए जा रहे हैं ना, इसलिए A जो है वो B का उपसमुच्चय हो गया, A जो है B का सबसेट हो गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। और ये जो B होगा, यानी A क्या है? A जो है ये सबसेट है, ठीक है, और जो B है इसी को हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। और इसको क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से,
ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा, यहाँ पर कोई सेट है, ए बराबर लिख दिया ए बी सी डी, और बी बराबर लिख दिया हमने फिर से ए बी सी डी। अब उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है कि अगर ए के सारे अवयव बी में हैं तो ए बी का उपसमुच्चय है। अगर ए के सारे अवयव, देखो ए बी सी डी, बी में भी ए बी सी डी है, तो ए को हम बी का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय, यहाँ पर भी कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये कौन सी बला है, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट क्या है। देखिए यहाँ पर जब आप इसको पढ़ोगे तब आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर सबसेट है और ये केवल सबसेट है। देखिए ध्यान से, उचित उपसमुच्चय क्या होगा, मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट हैं, समुच्चय हैं। ए के सारे अवयव बी में हों, ए के सारे अवयव बी में घुसे हों, बैठे हों, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक है, जैसे इस वाली कंडीशन में 2 3 5 इसमें तो था और बी में 7 8 और 1 एक्स्ट्रा भी था। कहने का मतलब ये है कि ए के सारे अवयव बी में हों और बी में कुछ अपने अलग से भी अवयव हों जो ए में ना पाए जाते हों, तब हम कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है। एक्चुअली क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, यानी उचित उपसमुच्चय है। तो उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में फ़र्क क्या है, यहाँ पर इसे हम उचित उपसमुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उचित उपसमुच्चय में अगर ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है तो ये डेफिनेटली पक्का हो गया कि जो Na होगा वो लेस देन Nb होगा, यानी ए में अवयवों की जो संख्या होगी वो बी के अवयवों की संख्या से कम होगी। लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते थे, यहाँ हो सकता है बराबर भी हो जाती। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम नहीं कह सकते थे। तो ये आपका क्या हो गया, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय हो गया है। अब चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं उपसमुच्चयों में अलग से। देखिए एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्या कि जो फाई होता है यानी जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये आपको पॉइंट नोट करना है। दूसरा, जो कोई सेट होता है, कोई समुच्चय होता है, वो स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। जैसे देखिए ये सेट ए था, ये है तो ए ही एक तरीके से लिखा हुआ है, तो ये देखिए स्वयं का उपसमुच्चय हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई समुच्चय, कोई सेट, कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये 2 पॉइंट आपको समझने चाहिए। अब देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a बराबर 1,2, तो कहने का मतलब ये है कि जो 1,2 हैं, ये 2 अवयव हैं, इनका प्रयोग करके हम कितने समुच्चय और बना सकते हैं। तो हो सकता है कोई आलसी टाइप का आदमी कहे यार क्या ज़रूरत है बनाने की, भैया जो बना है बना रहने दो, है ना, हम नहीं बनाएंगे, को नहीं बनाएंगे। तो पहला तो कंडीशन आ गई कि कोई एक भी ना बनाए। दूसरा कोई कहेगा नहीं हम केवल एक ले लेंगे, अपना एक समुच्चय बना देंगे। तीसरा आदमी आए कहेगा नहीं हम 2 ले लेंगे, हमारा 2 से हमको अच्छा लग रहा है। चौथा आदमी आए कहेगा हम पूरे ले लेंगे, 1 और 2 ले लेंगे। यानी 1 और 2 का प्रयोग करके आप 4 स्थितियाँ क्रिएट कर सकते हो ना। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे जो हो गए ये इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे अगर इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सपोज़ मानिए आपको लिखा गया होता कोई सेट है बी और यहाँ पर लिख देते हैं हम आपसे AEI, सिर्फ इतना लिख देते हैं। आप कहते हैं इसके कितने उपसमुच्चय बना सकते हो, तो वही कंडीशन, कोई कहेगा हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ए को नहीं बनाएंगे, तो 5 हो गया। दूसरा व्यक्ति केवल ए ले सकता था, तीसरा ई ले सकता था, चौथा व्यक्ति आता वो आई ले लेता, अगला व्यक्ति कहता हम ए और ई को एक साथ लिखेंगे, कोई कहता नहीं हम जो है ऐसा करेंगे कि ए और आई को एक साथ लिखेंगे। तो अगला आदमी आता और वो आपसे कह सकता था, क्या कह सकता था कि हम ऐसा करेंगे कि जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा सा ख़त्म हो गई तो ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कोई कहता हम ई और आई को एक साथ लिखेंगे, तो कोई कह देता है ऐसा हम तीनों ले लेंगे एक साथ, AEI ले लेंगे। अब देखिए ये जो है ना, ये अब अगर इस तरीके से बंद कर दो इन सब को एक साथ, तो ये क्या हो गए, बी के सारे उपसमुच्चय हो गए। ठीक है, इसी को हम लोग घात समुच्चय भी बोलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए बी में कितने एलिमेंट थे, 3, 1 2 3।
तो इसके उप समुच्चय कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, जब 3 एलिमेंट थे तो कितने उप समुच्चय बन रहे हैं, 8। जब 2 एलिमेंट थे यहाँ पर तो कितने बने, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर आंसर 2 की पावर 2 से मिल रहा है, यहाँ पर आंसर 2 की पावर 3 से मिल रहा है, यहाँ पर आंसर इस वाले में, है ना, और इस वाले में 2 की पावर 2 से आंसर मिल रहा है। तो अगर 2 अवयव थे तो 2 की घात 2 लगाई, 3 अवयव थे तो 2 की घात 3 लगाई। तो अगर किसी भी समुच्चय में n अवयव हों, ध्यान से सुनिएगा, कितने अवयव हों, n अवयव हों, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n होगी। बात समझ में आई। अगर काउंटिंग आपसे पूछें कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होंगे तो 2 की घात n होंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, आपको दिया गया है एक सेट X है, उसके एलिमेंट हैं P, Q और R। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके सभी उप समुच्चय यानी कि जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स इसके आपको लिखने हैं। तो पहला सबसेट तो हमेशा क्या बनेगा, देखिए पहला सबसेट तो हमेशा फाई बन जाएगा। दूसरा आप एक एक करके उठाओ, कोई P ले सकता है, कोई क्या कर सकता है, कोई Q ले सकता है ना, और कोई जो है R ले सकता है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 2 लेगा तो क्या ले सकता है, P, Q ले सकता है, ठीक है, P, R ले सकता है, और आपका R, जो है Q ले सकता है या QR ले सकता है, ये ले सकता है। साथ में और वो क्या ले सकता है, वो P, Q, R भी पूरा का पूरा ले सकता है, ठीक है, P, Q और R भी ले सकता है। देखिए वैसे भी कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, कितने बनने चाहिए थे, 2 की घात 3 बनने चाहिए थे, है ना, कितने बनने चाहिए थे, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता है, 8। बताइए क्या 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके सभी उप समुच्चय हो गए, ये इसके क्या हो गए, सभी उप समुच्चय हो गए। अगला प्रश्न कह रहे हैं सभी उचित उप समुच्चय बताओ। उचित उप समुच्चय में ये जो वो जो सेट होता है ना, जो दिया गया सेट होता है, उसी को हटा दो, बाकी ये क्या हो जाएंगे, उचित उप समुच्चय हो जाएंगे। क्योंकि उचित उप समुच्चय की आप परिभाषा पढ़ के आए थे, क्या होता है कि एक एलिमेंट कम होना चाहिए स्वयं, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका PQR हटा दो, तो ये बाकी जो बचे हुए हो गए उचित उप समुच्चय हो जाए। अच्छा सोचो, डायरेक्ट अगर ये प्रश्न दिया होता, आपसे ये कहते कि इसके उप समुच्चयों की संख्या बताओ, सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आप 2 की घात 3 कर देते। लेकिन अगर वो कह देते कि उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो आप क्या करते, 2 की घात 3 माइनस 1 करते, क्योंकि यहाँ पर एक कम हो जाता है। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपसे कह रहे हैं घात समुच्चय बताओ। तो देखो, जो भी उप समुच्चय निकल कर आए होते हैं, जो भी उप समुच्चय निकल कर आए होते हैं, उनको फिर से समुच्चय में जब लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो घात समुच्चय हो जाता है। जैसे देखिए क्या क्या निकल के आए थे, पहला फाई निकला था, दूसरा देखो फाई को कभी नहीं बंद करेंगे, ध्यान रखिएगा, बंद कर देंगे तो फिर एक समुच्चय हो जाएगा, उसका एकल सेट हो जाएगा, वो एकल समुच्चय हो जाएगा। दूसरा Q निकला था, फिर आपका क्या निकला था, R निकला था, फिर क्या निकला था, PQ निकला था, फिर आपका QR निकला था, और फिर आपका PR भी हो सकता है और PQR भी हो सकता है। ये सभी उप समुच्चय हो गए, और इन सबको पुनः अगर इस तरीके से बंद कर दें तो ये हो जाता है घात समुच्चय, पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब जैसे कहीं प्रश्न आपको ऐसे लिखा हुआ है, सपोज मानिए A बराबर ABC, तो अगर आपसे ऐसे पूछ दिया PA बताओ, तो आप क्या निकालोगे, इसका पावर सेट निकालोगे, घात समुच्चय निकालोगे। अब अगर आपसे कोई कह देता N, ठीक है, N और PA बताओ, कहने का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो A का पावर सेट होगा उसमें कितने समुच्चय बनेंगे। जैसे इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने ना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कितने बने, 8 बने। तो वैसे ही अब ये जो A है, तब इसमें भी कितने हैं, 3 एलिमेंट है, तो इसके कितने उप समुच्चय बन जाएंगे, 2 की घात 3 बन जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 उप समुच्चय इसके बन जाएंगे। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। एक बड़ा रोचक प्रश्न है, इसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, आपको इस तरीके से A बराबर दिया गया 5, यानी ये एक नल सेट है, ये एक इम्पटी सेट है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा पावर सेट ऑफ A बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे पावर सेट ऑफ A बताओ, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा पावर सेट ऑफ A, इस तरीके से
पूछा। ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो देखो आप कैसे बताओगे। अब देखो ज़रा ध्यान से, पहला क्वेश्चन पावर सेट ऑफ ए बताना है और ए में कितने अवयव हैं? एक भी अवयव नहीं है। एक भी अवयव नहीं है मतलब कितने अवयव हैं? 0 अवयव है। तो पावर सेट ऑफ ए अगर हम देखें ए के कितने उप समुच्चय बनेंगे तो 2 की पावर 0 बनेंगे ना, क्योंकि एक भी अवयव नहीं। इसका मतलब कितने बनेंगे? एक ही तो बनेगा। ठीक है, अब इसका एक ही उप समुच्चय बनेगा, वो क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। बात समझ गए? जब पावर सेट की बात करते हैं तो फिर हम क्या लगा देते हैं? इस तरीके से निशान लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको? ये बात क्लियर है आपको? चलिए, ये पावर सेट हो गया यानी घात समुच्चय हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं कि जो पीए निकला है ये वाला, है ना, यही तो है, उसका फिर से पावर सेट बनाओ। तो अब आप देखो, अब जो पीए है, पीए की वैल्यू क्या है? ये एकल सेट हो गया। अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। देखो कोष्टक के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर ये 5 लिखा हुआ है, ये इसी ABCD के अंदर ABC की तरीके ही ट्रीट होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं माना जाएगा। तो अब देखो, अगर कहीं पर सपोज मान लो ऐसे A लिखा होता और इसके उप समुच्चय लिखने होते तो पहला आप क्या लिखते? 5 और दूसरा क्या लिख देते? A लिख देते। ठीक है, जब एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1, जब एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 यानी कितने अवयव होने चाहिए थे? कितने उप समुच्चय बनने चाहिए थे? 2, 1 और 2 बन गए। अब अगर A की जगह क्या है? 5 है, तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे। तो इसका क्या बन जाएगा? देखो, एक तो आपका, देखो पहले उप समुच्चय कितने बनेंगे? पहला 5 हो जाएगा और दूसरा खुद हो जाएगा। खुद भी क्या है? इसके अंदर 5 है। अगर ये कन्फ्यूजन हो तो इसको A मान लो। अगर मान लो यहाँ A होता है सपोज मान लो, तो 5 और A होता कि नहीं होता? अब A की जगह 5 है तो 5 रख दिया। अभी तो ये उप समुच्चय है, इसका हमें क्या बताना है? पावर सेट बताना है। तो फिर इसमें यहाँ इस तरीके से लगा दो, तो अब ये हो जाएगा घात समुच्चय। बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? आ गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब पावर सेट ऑफ ए का फिर से पावर सेट बताना है। तो ये देखो, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो ये रखी हुई है ना। यहाँ पर कितने अवयव हैं? देखो समुच्चय के अंदर 1 और 2 अवयव हैं। तो इसमें अब इसका जब पावर सेट फिर से निकालेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कितने निकलने चाहिए? 4 निकलने चाहिए। देखिए कौन कौन से निकलेंगे, जरा ध्यान से देखिए। पहला तो हमेशा 5 ही निकलता है, दूसरा इसको ऐसे लिख दो, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? ये जो है, जो था ये खुद भी एक पहले से इसमें लगा हुआ था और एक आपको लगाना पड़ेगा। बात समझे? एक आपको लगाना पड़ जाएगा। और 1 2 3 30 और चौथा क्या बन जाएगा? जो भी है वो वैसे ही लिख दो। ठीक है, 5 कामा इस तरीके से ये ऐसे लिख दिया आपने। ये तो हो गया सब उप समुच्चय। लेकिन पावर सेट यानी घात समुच्चय लाने के लिए उप समुच्चयों का समुच्चय बना दो, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से घात समुच्चय। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको मज़ा आई होगी। थोड़ा सा ही कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए ज़रा, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब हम लोग इंटर कर चुके हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, उन टॉपिक की तरफ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है? ध्यान से देखिए। सपोज़ मान लीजिए ए एक सेट है और इसमें लिखा हुआ है 2 3 6 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 7 इस तरीके से लिखा हुआ है। बात समझ गए? अब अगर आपसे कहें, दो चीज़ें यहाँ से कहेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहें कि ए यूनियन बी बताओ। ये जो सिंबल होता है यू जैसा, इसको पढ़ते हैं यूनियन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, उल्टा यू होता है। ठीक है, सार्वनिष्ठ और ये सम्मेलन बोलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ए और बी का यूनियन हो गया, यानी ए और बी पहले अलग अलग थे, अब एक हो गए। तो जब एक हो गए तो इनके अवयव भी एक हो जाएंगे। तो पहले ए वाले सारे अवयव लिख लो, 2 3 6 8। ठीक है, लिख लिए। और उसके बाद फिर बी वाले लिखने जाओगे तो 1 लिख लो। जब बी वाला 2 लिखोगे तो आप कहोगे 2 तो आ चुका है और सेट के अंदर कोई अवयव रिपीट नहीं होता, इसलिए आप 2 नहीं लिखोगे। फिर आप जब 3 लिखोगे तो 3 भी रिपीट हो जाएगा, नहीं लिखोगे। फिर 7 लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो हम
वो सभी अवयव लिखते हैं जो ए में हो चाहे बी में हो। बस ये ध्यान देते हैं कि उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वो लिखते हैं। कैसे? पहला हमने ए उठाया, देखा 2 यहाँ कहीं मिल रहा है तो लिख दिया 2 हो गया। 3 उठाया, 3 यहाँ कहीं है ये भी लिख लिया। 6 यहाँ कहीं है, नहीं है। 8 यहाँ कहीं है, नहीं है। बस तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। बात समझ में आपको आई? आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अभी हम लोग जब आगे वेन आरेख पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सपोज़ मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन होता है, यानी वो भाग जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है। और अगर हम बात करें ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये पूरा पोर्शन, पूरा मतलब पूरा, समझ रहे हैं ना, देखो ये सब जा रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है आपका, ए यूनियन बी कहलाता है। यानी चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो। तो ए यूनियन बी आप समझ गए। ये जो तिरछी रेखाएं हैं और ये जो सीधी रेखाएं मैंने खींची थी, ये वाली क्या है, ये इंटरसेक्शन वाली है। ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आप सीखें। चलिए, आप सपोज़ मान लीजिए आपसे कोई कह देता कि a माइनस बी बताओ। क्या कह देता? a माइनस बी बताओ। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a से b के अवयवों को हटा दो, a से b के अवयवों को माइनस कर दो। तो इसका मतलब ये है कि हम अब क्या लिखेंगे, हम a माइनस बी लिखेंगे। इसका मतलब a के वो अवयव लिखेंगे जो b में नहीं है। बात समझ में आई नहीं? a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के वो सभी अवयव जो b में ना हो, यानी a से b को हटाते हुए लिखो। जैसे अब देखो a में क्या है, 2 है, b में है क्या, 2 है, तो फिर ये हट गया। ये 3 है a में, क्या ये b में है, ये भी हट गया। a में 6 है, क्या b में है, नहीं है, तो आप 6 लिख लोगे ये वाला। फिर a में 8 है, क्या b में है, नहीं है, तो ये 8 लिख लो। तो इस a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a के वो अवयव लिखिए जो b में ना हो। बात यही। अगर हम आपसे कहें कि b माइनस a निकालो, तो अब आप ऐसे देखेंगे, b में आ जाइए। b में 1 है, क्या a में है, नहीं है, तो 1 आप लिख लेंगे। b में 2 है, क्या a में है, तो ये हट गया, कट गया या माइनस हो गया। b में 3 है, क्या यहाँ है, ये भी माइनस हो गया। b में 7 है, क्या यहाँ है, नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे। तो ये हमारा b माइनस ए हो गया। तो ये चीज़ आप समझे कि जो a माइनस बी है वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभार हो सकता है, लेकिन कभी कभार का मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा मस्ट नहीं है कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर हो। माइनस करना आप सीखे कि नहीं सीखे? सब a माइनस बी का मतलब क्या है, सपोज़ मान लीजिए ये a है ना, और ये सेट मान लीजिए b है। तो अब अगर हम a माइनस बी करना चाह रहे हैं, a माइनस बी करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम a से वो चीज़ें हटाना चाह रहे हैं जो b में है ना, यानी जो a और b में एक तरीके से कहें कि कॉमन है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ध्यान से देखिए ज़रा, इस चीज़ को अब ध्यान से देखना है। ये आपका a है, ये आपका क्या था, ये b था। अच्छा, तो हमने क्या करा, इस पूरे a में, ये पूरा a था, इससे हमने क्या करा है, ये कॉमन वाला पोर्शन हटाया है, ये वाला पोर्शन है ना। तो ये इतना पोर्शन जो रेड कलर से है, ये क्या बचा है, ये a माइनस बी बचा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है, ध्यान से समझिएगा, ये जो a माइनस बी है ये किसके बराबर है, हमने a में से, ये पूरे वाले a से, देखिएगा ध्यान से, इस पूरे a से क्या हटा दिया है, ये वाला पोर्शन, कॉमन वाला पोर्शन, ये वाला तो हटा दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको a इंटरसेक्शन b बोलते हैं कि नहीं? तो हमने a माइनस a इंटरसेक्शन b कर दिया है। अब क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना सकते हैं कि इस तरीके से लिख देंगे कि a माइनस बी बराबर है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो आपने तुरंत खट से 2 आरेख बनाए। अब आपने कहा ये a है, ये b है, अब a से b को माइनस करना है, यानी b का हिस्सा यहाँ तक आ रहा है ना, तो आपने ये वाला हिस्सा पूरा माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला तो बचा क्या, ये खाली वाला, ये वाला तो बचा। तो अब आप देखोगे कि जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें मान लो ये वाला ऑप्शन है, तो आप सेट कर लोगे कि देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस पूरे को आप कहोगे a, ये पूरा जो रेड कलर का बोला है, और इस पूरे को कहोगे इतने को कहोगे a इंटरसेक्शन b,
तो आपके पास बचा तो यही वाला हिस्सा है ना, ये वाला, तो इसको नहीं कह सकते हो ए में ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया गया है, ये चीज़ आपका हो गया। तो इसमें आपको कई तरीके से, जब आप वेन आरेख कभी और अगले लेक्चर में जब मैं सही से बताऊँगा तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया देना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए माइनस बी, बी माइनस ए करना सीखा आपने, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी करना आपने सीखा, ठीक है। तो अब हम लोग अब कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं कुछ। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि नहीं पता है। बी यूनियन सी, पहले ए माइनस बी यूनियन सी आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको बी यूनियन सी चाहिए। बी यूनियन सी निकालने का तरीका क्या होता है, पहले बी वाले तो सारे लिख लो, 2 4 6 8 लिख लिया, और फिर सी वाले वो लिखो जो अभी तक नहीं आए हैं। तो 3 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, तो 3 5 और 7 ये हो गया। ये आपका निकल आया क्या, बी यूनियन सी निकल आया। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ए से ये वाली चीज़ माइनस करनी है। तो माइनस करने का तरीका देखिए, यहाँ का एलिमेंट देखिए जिससे माइनस करना है, वहाँ पर जाइए। यहाँ एक है क्या, यहाँ कहीं है एक, नहीं है, नहीं है तो आप लिख लो, यानी वो सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो इसमें नहीं मिलेंगे। 2 है, मिल गया, छोड़ दो। 3 है, 3 मिल गया, छोड़ दो। 4 मिल गया, ये भी छोड़ दो। 5 मिल गया, ये भी छोड़ दो। 6 ये भी मिल गया यहाँ पर, ये भी छोड़ दो। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल गया, ए माइनस बी यूनियन सी का सिर्फ एक। और ये कैसा सेट है, ये एकल सेट हो गया, एकल समुच्चय हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। बात समझ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए है, ऐसे लिखा है कि x सच एज x इज़ लेस आर इक्वल 5, और जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो ये आपको, अगर इसको तालिका विधि में लिखोगे तो x के ऐसे मान रखने हैं जो 5 तक हों, 5 से छोटे हो या 5 के बराबर हो, उससे बड़े ना हो, और वो होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेम चीज़ कह रहे हैं, लेकिन ये 10 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको सेट बी हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और यहाँ सी का हमने लिखा ही नहीं, सी का एलिमेंट ही नहीं लिखा। सपोज़ मान लीजिए सी का एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए सी का एलिमेंट दिया गया है 2 4 6 8 10 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ये बी है और ये सी है, बी और सी का इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो देखो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, वो लिख लो। 1 नहीं है, छोड़ दो। 2 कॉमन मिल गया, ले लो। 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 10 मिल गया। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और उसको ए से माइनस करना है, तो ए ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ है 1? नहीं है, तो लिख लो। देखो माइनस करते समय हम वो अवयव लिखेंगे जो दूसरे वाले में नहीं है, यानी ए से बी वाले हटा रहे हैं। यहाँ 2 है, बी में 2 है, हट गया। 3 है, यहाँ नहीं है, लिख गया। 4 है, बी में भी 4 है, इसलिए हट गया। 5 है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए लिख गया। तो ये क्या हो गया, 1 3 5, ये इस तरीके से हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो एक चीज़ आप और समझ लीजिए, सममित अंतर, क्या बोलते हैं, सममित अंतर, सिमेट्रिकल डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए और डेल्टा बी पढ़ो, या ए सममित अंतर बी पढ़ो, या ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी पढ़ो, जो भी आप पढ़ना चाहो, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका फार्मूला होता है क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और फिर कोई क्वेश्चन आएगा उसे आप कर दोगे। सपोज़ मान लीजिए एक सेट है, ए बराबर आपको लिखा गया है 2 3 4 6, और बी बराबर लिखा गया है 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखा गया है। अब आपको कह रहे हैं कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी निकालो, यानी ए और बी का सममित अंतर निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो देखिए ए माइनस बी क्या आएगा, ए से बी वाले हटा दो, ए से बी वाले कम कर दो,
ए में 2 है क्या बी में 2 है तो कम हो गया। ए में 3 है क्या बी में 3 है ये भी कम हो गया। ए में 4 है क्या बी में 4 है ये भी कम हो गया। ए में 6 है क्या बी में 6 है नहीं है, तो केवल 6 मिला हमको। ठीक है, यूनियन लगा दिया। बी माइनस ए करना है तो अब बी से ए घटाना है, तो बी में उंगली रखो। बी में 1 है क्या ए में 1 है नहीं है, लिख लिया। बी में 2 है यहाँ है, हट गया। 3 है ये भी माइनस हो गया। 4 है ये भी माइनस हो गया। 5 है यहाँ नहीं है, इसलिए ये 5 हम लोगों ने लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 6 1 5, या इसे क्रम से लिख लो तो 1 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अगर ध्यान से देखो तो देखो इस चीज़ को मत समझना। मान लीजिए ये सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है। ध्यान से देखिएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर हम आपसे कहें कि a माइनस बी क्या है, a माइनस बी, तो यही चीज़ हो जाएगी ना कि a से क्या करो b हटा दो, तो b का एरिया जितना भी आ रहा था a में वो हमने हटा दिया। अगर हम आपसे कहें b माइनस ए करो, b माइनस ए क्या होगा, तो b से a वाला हटा दो, a यहाँ तक आ रहा है तो b से a वाले पोर्शन को हटा दिया आपने। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज़ ये हो गई b माइनस ए, है ना, और ये क्या हो गया a माइनस बी हो गया। अब जब हम a माइनस बी, है ना, और यूनियन b माइनस ए लिख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं a और b के वो सारे एलिमेंट ले रहे हैं जो या तो a में है या तो b में है। हम कॉमन एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब जब हम दो सेट का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालते हैं, सममित अंतर निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर मिलता है वो कैसा मिलता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए मिलता है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो उन अवयवों से मिलकर बनेगा जो अवयव या तो पहले सेट में है और या दूसरे में। यानी अगर पहले में है तो दूसरे में नहीं है, दूसरे में है तो पहले में नहीं है। इसको और ज़्यादा अच्छे से बोलें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं। देखो ये वाली पूरी चीज़ अगर देखें तो ये क्या है, a यूनियन b है, ये पूरी चीज़ यहाँ से अगर देखें, और इस a यूनियन b में से हमने क्या घटा दिया, a इंटरसेक्शन b घटा दिया, इंटरसेक्शन सॉरी, देखिए ध्यान से, a यूनियन b ये पूरा था, देखिए ध्यान से, ये पूरा पूरा पूरा, और इससे हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया कॉमन वाला, तो ये a इंटरसेक्शन b घटा दिया। कहने का मतलब है ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई कि नहीं हो गई। बात तो वही ना, इससे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरा पहला अनुभव था इस कॉपी पेन से पढ़ाने का, थोड़ा सा कम पढ़ा पाया हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो मतलब गज़ब का लेक्चर होने वाला है, और उससे आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, और इस तरीके से पढ़ाने में मुझे एक फ़ायदा होगा। जैसे क्या फ़ायदा होगा, सपोज़ मान लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन कराना है, ठीक है, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि रसायन की कक्षा में, भौतिकी की कक्षा में 60 छात्र हैं, है ना, आपने कई सारे प्रश्न देखे होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये प्रश्न है, जैसे कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। जैसे लिखा हुआ 35 छात्रों की एक कक्षा में 17 छात्रों को गणित पसंद है, 10 छात्र, मतलब नहीं, ये प्रश्न ये हम लोग अगली कक्षाओं में, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और वेन आरेख के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप ये इसका आंसर इतना बड़ा बड़ा मत देखिए, आप एक एक सेकंड में दोगे आंसर। जैसे किसी विद्यालय में बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं, है ना। यदि 14 लड़के हॉकी बास्केटबॉल, 15 लड़के हॉकी फुटबॉल, 12 लड़के फुटबॉल बास्केटबॉल, है ना, खेलते हैं, तो अब आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में इस सेट टॉपिक को। थैंक यू।